नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एसिडोसिस के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज मैं उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। आज हम बात करेंगे एल्कलोसिस के बारे में। जब मैंने एसिडोसिस के बारे में बात कर ही ली है तो एल्कलोसिस के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेट वर्ड लगता है, एल्कलोसिस और एसिडोसिस। ये मेडिकल टर्म्स में इसका नाम दिया गया है, जिसको बीमारी की तरह देखा जाता है, जबकि ये बीमारी नहीं है। इसका बहुत ही सरल तरीके से अगर मैं इसका नाम बताऊं तो ये आपके रक्त में बढ़ा हुआ एसिड या बढ़ा हुआ पीएच लेवल, मतलब एल्कलाइन, इसकी वजह से होने वाली जो समस्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनको अंडर एस्टिमेट ना करिएगा, क्योंकि इनके बढ़ने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लगभग सभी बीमारियों की जड़ जो है वो यही है। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं, आप अपने जीवन में कुछ चेंजेस करके इनको बैलेंस रख सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि एल्कलोसिस आखिर है क्या, एल्कलोसिस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इसको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एल्कलोसिस आपको तब होता है जब आपके ब्लड में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए और एसिड की मात्रा कम हो जाए। ऐसी स्थिति में आप एल्कलोसिस के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, एसिडोसिस की तरह एल्कलोसिस भी 2 तरह के होते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है उसमें CO2 की मात्रा जो है बहुत तेज़ी से आपका लंग बाहर निकालता है आपके ब्लड से, जिसकी वजह से आपको ये स्थिति हो जाती है। और जो आपके मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है उसमें आपका शरीर जो है वो बाइकार्बोनेट बहुत तेज़ी से बना रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ये स्थिति हो जाती है। तो या तो आपके शरीर से हाइड्रोजन की मात्रा बहुत तेज़ी से निकल रही है या बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इन्हीं 2 स्थिति में आपका जो है वो डिसबैलेंस होता है। आयुर्वेद में अगर आपको डायग्नोस करना हो कि आपको एल्कलोसिस हो रखा है, कैसे पता चलेगा आयुर्वेद के हिसाब से? तो दोस्तों, आप अपनी जीभ का निरीक्षण कर सकते हैं। जिन लोगों को एल्कलोसिस की समस्या होती है उनकी जीभ पूरी तरह से वाइट हो जाती है। मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एसिडोसिस के प्रॉब्लम में कि सेंटर में वाइट होता है और साइड में रेड रहता है और मतलब खुरदरापन रहता है उसके अंदर। लेकिन इस स्थिति में जब आपका एल्कलाइन होगा तो आपकी पूरी जीभ ही वाइट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपको एल्कलोसिस की समस्या हो रखी है। दोस्तों, आयुर्वेद में ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए, इसका देखभाल ना की जाए इसकी, तो ये बहुत बड़ा जो है मुसीबत हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आ सकता है। अगर आपको एल्कलोसिस की समस्या हो रही है तो इसके जो सिम्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आएगा उसमें आपको आएगा, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, आपको डर बहुत ज़्यादा लगेगा, आपका जो पैर के निचला हिस्सा है उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। ऐसी स्थिति में अगर एल्कलोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो मिर्गी के दौरे तक पड़ने लग जाते हैं, आपकी स्थिति कोमा तक जा सकती है, मतलब मौत के बहुत करीब पहुंच सकते हैं आप। जिन लोगों को एल्कलोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है उनके चेस्ट में फंगल इन्फेक्शन होने का भी बहुत तेज़ी से खतरा रहता है, तो इसका आपको बहुत खास ख्याल रखना है। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से आपको किस तरह का भोजन करना चाहिए जिससे आपको ये समस्या ना हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था एसिडोसिस के वीडियो में कि आपको एल्कलाइन भोजन शुरू कर देना चाहिए, आपको ग्रीन जूस लेना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में जब आपको एल्कलोसिस हो रखा है तो आपको कोई भी एल्कलाइन प्रोडक्ट जो है वो आपको नहीं खाना चाहिए। जिस भी चीज़ में एल्कलाइन बहुत ज़्यादा है वो आपको बंद कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्लड में एल्कलाइन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको वो सभी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। तो आपको खाना क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। दोस्तों, आप अपने भोजन में करेले को शामिल कर सकते हैं, आंवले को शामिल कर सकते हैं, आप मेथी का इस्तेमाल करिए, कलौंजी का इस्तेमाल करिए। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फल में आप एप्पल, ब्लूबेरी, बनाना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनाज में आपको बाजरा, रागी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, इनका इस्तेमाल कीजिए। चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है, दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आपके शरीर में चाहे एसिड बढ़े या एल्कलाइन बढ़े, मेडिकल टर्म्स में वो अलग अलग बीमारियों के नाम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है।
लेकिन हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि जिस जिस अंग में, शरीर के जिस जिस अंग में वो जाता है उस अंग को वो अफेक्ट करता है। मतलब अगर वो हार्ट में चला गया, आपके किडनी में चला गया, तो वो उनकी तासीर बदल देता है। जो उसका एक्चुअल टेम्परेचर होता है आपके ऑर्गन का, उसके टेम्परेचर को वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो बीमारियां होती हैं ना, ये सब इसी वजह से होती हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस में जब आप किसी सिम्टम को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपके प्रॉब्लम को नहीं देखता है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं ध्यान देता है। वो आपके सिम्टम पे काम करना शुरू कर देता है। आपको खांसी, जुकाम, बुखार, या जैसे मैं अभी बोल रही हूँ एल्कलाइन बढ़ गया, ये सब कुछ सिम्टम है। ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। ये अंडरलाइंग इशू, आपके किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, आपके लंग में प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से आपको ये समस्या आ रही है। तो आपके किडनी और लंग पे काम करना चाहिए डॉक्टर को, बजाय कि वो एल्कलाइन आपका ठीक करे, फिक्स करे, या आपका एसिडोसिस फिक्स करे। लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं होता है। मेडिकल में वो आपका सिम्टम फिक्स करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल डैमेज है वो बढ़ता ही चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। कभी कभी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, नहीं तो पॉकेट खाली होती है। यही दो चीज़ें होती हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जब आप जाते हैं तो आपको इंस्टेंटली डायग्नोस किया जाता है। डॉक्टर खुद ऑन द स्पॉट आपको डायग्नोस करता है। आपके आंखों का कलर, आपकी जीभ का कलर, आपके नाखून, आपका ब्लड वगैरह, वो आपकी नाड़ी देखता है, और नाखून के कलर से वो आपके ब्लड का पता लगा लेता है। तो इस तरह से वो आपको पूरी तरह से डायग्नोस कर लेते हैं। आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, उससे पता लग जाता है उनको कि आपके अंदर एक्चुअल में बीमारी क्या चल रही है, आपको प्रॉब्लम क्या है, और वो इंस्टेंटली आपके ऑर्गन पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या उपाय है, किस तरीके से हम इसको अपने किचन के ही कुछ सामान से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि आपको आंवला लेना है। आंवला, पीली हरड़ और काली हरड़, ये तीनों जो है आप बराबर मात्रा में ले लीजिए। इनको छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, या उनको बारीक पाउडर के फॉर्म में बना सकते हैं आप इसको। और 1 गिलास पानी में आपको रात को ही इसको भिगो के रख देना है। सवेरे के टाइम इसको अच्छी तरह से मैश करना है। जो पाउडर या उसका जो भी आपने गूदा लिया है उससे आप मैश करिए। मैश करके उसको छानिए और छान करके उसको पी लीजिए। कोई उबालने की ज़रूरत नहीं है उसको। दूसरा उपाय जो है वो है इमली। आप 5 इमली के दाने ले सकते हैं। जो इमली होती है, इमली, लंबी इमली में बहुत सारे होते हैं ना दाने, तो उसमें से 5 लीजिएगा, सिर्फ 5 दाने इमली के, और 5 दाने जो है वो आलू बुखारा के लीजिए। और इसको आपको पानी में भिगो करके रात को छोड़ देना है। सवेरे के टाइम जो है उसको मसल करके और छान करके पी लेना है। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनीगर 5 ml एप्पल साइडर विनीगर को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल करके भी आप पिएंगे तो भी आपका एसिड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में एसिड और बेस, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कुछ भी कम या ज़्यादा होता है तो आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, and goodbye.